अति पिछड़ी जाति का, पसमानदा का और दलितों का दर्द का रिश्ता है। ये तीनों ही एक ही तरह के उत्पीड़न के शिकार हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि ये कारीगर तबके हैं, दस्तकार तबके हैं, हुनरमंद तबके हैं, मेहनत कश तबके हैं, तो समाज को सबसे ज्यादा इन्होंने बना करके दिया है। कोई माई का लाला पैदा नहीं हुआ जो आने वाले भविष्य की राजनीति अति पिछड़ा, दलित और पसमानदा केंद्रित होने जा रही है, उसे कोई पलट करके दिखा दे। अति पिछड़ा है, ऑब्वियस है, ये नहीं मांग रहा था कि हमको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, कि आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। वो भागीदारी चाहता था कि हमारे कितने विधायक होंगे, हमारे भी मंत्री होंगे, हमारी भी नीतियां होंगी, हमारे साथ भी न्याय होगा, ये उसकी अपनी समझ थी, ये उसकी अपनी डिमांड थी। लेकिन उसको ये मांग होनी चाहिए कि जो ईबीसी है उसे अतिरिक्त 15%, 16%, 18% आरक्षण मिले। और इसलिए मिले क्योंकि अब जो 50% आरक्षण की जो सीमा थी उसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस कर दिया है। आज का जो सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य है, दिशा किधर जा रही है उसकी बात करूंगा, बजाय उस कटुता के। और मुझे लगता है कि जो हमसे पहले अभी आरजेडी के विधान परिषद मेंबर जो बात कह रहे थे कि हमारी लड़ाई ओबीसी से है, जो बीसी जिसको वो कह रहे थे, मुझे लगता है कि शायद वो लड़ाई नहीं है। वो अपनी लड़ाई जीत चुके हैं, अब लड़ाई आपको लड़नी है। और वो लड़ाई उसी पूरी संवैधानिक प्रक्रिया में होनी है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जो 27% आरक्षण है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट से लेकर के और पहले की तमाम जो सामाजिक न्याय की संस्तुतियां रही हैं, उसमें आरक्षण को बढ़ाने की बात हुई। तो क्यों नहीं ये मांग होनी चाहिए कि जो ईबीसी है उसे अतिरिक्त 15%, 16%, 18% आरक्षण मिले। और इसलिए मिले क्योंकि अब जो 50% आरक्षण की जो सीमा थी उसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस कर दिया है। तो ये आरक्षण बढ़ सकता है। तो जहां पर जो कमी रह गई है, जो छूट गया है मामला, उसको पूरा किया जा सकता है, बजाय उसके कि अब हम ओबीसी बनाम ईबीसी करें। हाँ, ये ज़रूर है कि एक जो पॉलिटिकल भागीदारी थी उसमें कुछ कमियां रहीं, उसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं पहले वाले हिस्से में सोशल डेमोक्रेसी की बात करूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जिस बात को रेखांकित किया था कि हम 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक रूप से समान होने जा रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का एक मूल्य। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक समता, ये दो बड़ी चुनौतियां होंगी। इन चुनौतियों को हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों के जरिए प्राप्त करना है। जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो शायद उस तरह से पूरा नहीं हुआ, और इसलिए उन्होंने अपना ऐतराज़ भी और अपनी गुस्सा भी जाहिर की थी। अब अगर जो जमीन पर राजनीति हुई है उसको अगर हम देखें, मैं मोटे तौर पर ही बात करूंगा, 50 के बाद करीब 4 दशक तक जो भारत की राजनीति है वो सवर्ण केंद्रित रही। वो पार्टी कोई भी रही हो, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक मोस्टली सवर्ण रहे। और इन 4 दशकों के बाद, खास करके 1980 से जहां राजनीति मोड़ लेने लगती है, अब उसमें कर्पूरी ठाकुर साहब पहले आ जाते हैं, तो वो अपवाद स्वरूप हैं।
या कई और इस तरह के नाम आपको याद आ रहे होंगे, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है। 80 के बाद जो ओबीसी की राजनीति है वो उभरने लगती है और 90 के दशक तक पहुंचते पहुंचते वो मेन स्ट्रीम में आ जाती है, जहां हम लोग मंडल की राजनीति कहते हैं। उसमें जो ओबीसी की किसान जातियां हैं, जो ओबीसी की मजबूत जातियां हैं, उनकी लीडरशिप बहुत तेजी के साथ उभरती है। और वो या वही दलितों में खास करके जो जाटव समाज है वो बहुत तेजी से राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न हुआ। और उत्तर प्रदेश में खास करके हम लोग देखें तो बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री हुई। करीब करीब 2 दशक 2.5 दशक तक ये राजनीति चलती रही। जो समाज में चर्निंग होती है, जो पावर की चेतना होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करती है, धीरे धीरे आती है। और उन समुदायों में वो चेतना, सत्ता प्राप्त करने की, सत्ता का एहसास धीरे धीरे हो रहा था। और होना ये चाहिए था उन 2-2.5 दशक के बाद कि वो राजनीति अति पिछड़ा के हाथ में पहुंच जाए। ये उसकी पूरी प्रक्रिया थी। या जो दलितों में नॉन जाटो जातियां थीं, उनके हाथ में वो राजनीतिक सत्ता की बैटन थमा दी जाती। या एलीट जो मुसलमान था, एलीट मुसलमान से हट करके वो राजनीतिक जो भागीदारी है उसमें पसमानदा की बढ़ती। लेकिन हुआ ये, यहां पर बहुत बुनियादी सवाल है कि जो ओबीसी की अपर जातियां थीं, जो मजबूत जातियां थीं, उन्होंने उसको रोक दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो ईबीसी में एस्पिरेशन पैदा हो रहा था, उसी दरमियान जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो रही थीं, तो वो चाहे पॉलिटिकल भागीदारी का सवाल हो या इधर विश्वविद्यालयों की डेमोग्राफी बदल रही थी, सरकारी नौकरियों में ओबीसी के बहुत सारे लोग आ रहे थे, उसी दरमियान जो सामाजिक न्याय की जो चेतना थी वो धीरे धीरे ईबीसी तक भी पहुंच रही थी। उनके भीतर भी वो एस्पिरेशन पैदा हो रहे थे। वो एस्पिरेशन जिन्हें इन सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़ाना चाहिए था, ये रुक गई। जब ये गति रुकती है तो इसी के समानांतर जो हिंदुत्ववादी ताकतें चल रही थीं, जो प्रतिक्रियावादी ताकतें चल रही थीं, वो ताकतें इस एस्पिरेशन को उठाती हैं और अपने साथ जोड़ती हैं। यानी जो अति पिछड़ा है ऑब्वियस है, ये नहीं मांग रहा था कि हमको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, कि आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। वो भागीदारी चाहता था कि हमारे कितने विधायक होंगे, हमारे भी मंत्री होंगे, हमारी भी नीतियां होंगी, हमारे साथ भी न्याय होगा। ये उसकी अपनी समझ थी, ये उसकी अपनी डिमांड थी। लेकिन उसको इन राजनीतिक दलों ने, चाहे उसमें बिहार की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या महाराष्ट्र की राजनीति हो, जब वो फुलफिल नहीं होती है तो यहीं से जो ईबीसी है या नॉन जाटो जो दलित जातियां हैं, वो बीजेपी की तरफ मुड़ जाती हैं। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि ये जातियां कतई हिंदुत्ववादी नहीं हैं, सांप्रदायिक तो कतई नहीं है, लेकिन वो बीजेपी को वोट करती है। इस पर चिंता करने के बजाय, इस पर सोचने के बजाय हुआ ये कि जो सोशल जस्टिस की पावरफुल जातियां थीं, जिन्होंने वो फायदा लिया था, उन्होंने ठीकरा फोड़ा कि ये तो सब अंधविश्वासी हैं, पाखंडी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, सांप्रदायिक हैं और बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और उसका परिणाम जो हुआ वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि इनको ना ओबीसी से मतलब है, ना ईबीसी से मतलब है, ना जाटव से मतलब है, ना नॉन जाटव से मतलब है। आजकल पसमानदा को लेकर के बहुत मोहब्बत दिखाई जा रही है, उनको उनसे भी मतलब नहीं है। उन्हें उनके जरिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता में पहुंचना है। तो ये कंसर्न हमारा सामूहिक है, बजाय इसके कि हमारी जो लड़ाई है वो बीसी से है। नहीं, ये कंसर्न हमारा सामूहिक है। और इसमें हमारी अपनी जो भागीदारी का सवाल है वो
अब सीधे मुखर होना चाहिए, क्योंकि अब कोई सीलिंग नहीं है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ये तो सरकारी नौकरियों में और विश्वविद्यालयों में रहे। असली मसला आता है पॉलिटिकल भागीदारी का, और इसमें तो रिजर्वेशन वहां नहीं हो सकता है। ये कोशिश करनी होगी उन राजनीतिक दलों को, चाहे उसमें जो भी लिबरल, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, कि उन्हें इस ईबीसी के सवाल को एड्रेस करना पड़ेगा। इन्हें इनकी भागीदारी देनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी, वरना वो नहीं चलने वाला है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं जितना इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साहित था, अभी हम लोग अली अनवर साहब के पास बैठे थे, तो एक वो नारा चल रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसको देखने के बाद ये भी कहने का मन कर रहा है कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। हम कितने तैयार हैं ये दिख रहा है हमको। बात तो हम कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई इनसे है, हमारी लड़ाई उनसे है, और हम कितने पहुंचते हैं यहाँ। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कैसे उसको एकजुट कर रहे हैं। तो खैर, ये तो वो मसला हो गया कि सोशल जो डेमोक्रेसी है वो अब किधर जाएगी। और मैं पटना में भी इस बात को कह चुका हूं कि कोई माई कलाला पैदा नहीं हुआ जो आने वाले भविष्य की राजनीति अति पिछड़ा, दलित और पसमानदा केंद्रित होने जा रही है, उसे कोई पलट करके दिखा दे। ये कतई नहीं होने जा रहा, क्योंकि ये जो चेतना पैदा हुई है उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, उस जो चर्निंग है उसको थोड़ा सा मोबिलाइज करने की जरूरत है, बड़ा व्यवस्थित तरीके से मोबिलाइज करने की जरूरत है। दूसरा, एक जाति जनगणना का जो सवाल है, अब इस जाति जनगणना के सवाल को लेकर के जो सेकुलर और सोशल जस्टिस वाली पार्टियां सोच रही थी कि इससे एक अलग किस्म का माहौल बनेगा, इसने उस ईबीसी के सवाल को खड़ा कर दिया बहुत तेजी के साथ। और अब जब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि हमारी तादाद तो अपर ओबीसी से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि हमको भागीदारी उसके बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि वो कतई ये नहीं कह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, इसलिए इन राजनीतिक दलों को डरना भी नहीं चाहिए कि नहीं साहब ईबीसी तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। और अक्सर ये देखा है मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर साहब ये कश्यप, नाई, तेली, कहार इसमें से कोई आ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो राजनीति चल रही है वो कहीं साइड लाइन हो जाए। उसको कतई डरने की जरूरत नहीं। दूसरा, एक तो अच्छी बात यह है इस कार्यक्रम की कि अब तक हम लोग जो भाषण सुनते आए हैं सामाजिक न्याय के मंचों पर, वो 1990 के दशक के वो पूरे भाषण होते हैं। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, वो और चीज़ों के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, और पूरा वही उसी नफरत के साथ। लेकिन मैं समझता हूं कि जरूरत बदले की नहीं है, बदलाव की है। अगर आप बदले की भावना के साथ बात करते हैं, जहां हम लोग आज खड़े हैं 2023 में, वहां आप ये कतई नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सवाल बदलाव का है, तो वो उस पर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये सवाल कैसे सामने आएगा। रही बात कंसर्न की कि अति पिछड़ा, पसमानदा और जो दलित है उसके अपने कंसर्न क्या है, ऑब्वियस है कि लगभग समान स्थिति। और मुझे तो कांशीराम साहब का वो एक उनका वक्तव्य याद आता है कि जब दलितों के बीच में उन्होंने कहा कि हमें बहुजन समाज बनाना है, ओबीसी के साथ जोड़ना है, तो ओबीसी की कुछ मजबूत जातियां, ऑब्वियस है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे साथी थे, वो कह रहे थे कि उनका रवैया उसी तरह का, क्योंकि वो किसानी जातियां हैं, तो उनके खेत पर भी उसी भूमिहीन दलित को जाना है, उसी भूमिहीन अति पिछड़ा को जाना है, उनका भी व्यवहार कमोबेश उसी तरह का होता है। तो जब उन्होंने ये कहा कि साहब हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं क्योंकि वो भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं, तो कांशीराम साहब ने पूछा था कि अच्छा ये बताइए कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं ये भी क्या इसी तरह का व्यवहार करती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये नहीं करती हैं, बल्कि इनके साथ भी कमोबेश ऐसा ही व्यवहार होता है।
तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ही समाज को सफरर हैं। अति पिछड़ी जाति का, पसमानदा का और दलितों का दर्द का रिश्ता है। ये तीनों ही एक ही तरह के उत्पीड़न के शिकार हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि ये कारीगर तबके हैं, दस्तकार तबके हैं, हुनरमंद तबके हैं, मेहनत कश तबके हैं, तो समाज को सबसे ज्यादा इन्होंने बना करके दिया है। और इसका मैं अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं, दादा भाई नौरोजी ने लिखा अपनी किताब में पॉवर्टी इन इंडिया में, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत अपने अतीत में दो समय पर सबसे बड़ी वैश्विक जीडीपी के साथ था। एक तो सम्राट अशोक के समय पर, दूसरा औरंगजेब के काल में। और जो स्थिति थी भारत की आर्थिक व्यवस्था की, वो करीब 1/3, अशोक के समय पर थोड़ा ज्यादा 33.5% वैश्विक जीडीपी का कुल हिस्सा भारत का, और औरंगजेब के समय करीब करीब 32%। अब ये जो आर्थिक स्थिति भारत की थी इन दो समय पर, उसके पीछे जो बुनियादी कारण था वो ये दस्तकारी वर्ग और इनकी मेहनत, इसने भारत को इतना समुन्नत बनाया था। लेकिन उस पूरे ब्रिटिश पीरियड में तहस नहस कर दिया गया, चाहे वो कपड़ा बनने वाला बुनकर हो, रंगरेज हो, या और भी तमाम जो दस्तकार जातियां थी, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और रही सही कसर 1990 के दशक में पूरी हुई, जब ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव आया, उसमें ये वर्ग और ज्यादा कमजोर हो गए। तो जरूरत उस बात की है, जो कई मुद्दे यहां पर उठाए गए कि क्या क्या हमारे सवाल हैं, क्या होने चाहिए। सम्मान और स्वाभिमान के साथ उनकी अपनी जो रोज की जिंदगी है, वो आर्थिक सशक्तिकरण का भी सवाल, राजनीतिक भागीदारी का सवाल भी उसमें जुड़ा हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो चर्चा है वो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा मुखर होने वाली है। बस कोशिश हमको ये करनी है कि थोड़ा व्यवस्थित रूप से और ज़्यादा बुनियादी मुद्दों के साथ और ज़्यादा समावेशी होने के साथ हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो समाज को और देश को एक सही दिशा मिलेगी। शुक्रिया।